अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें हम लोग सीखेंगे कोई भी अनचार्ज्ड बॉडी है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है तो उसको चार्ज कैसे करेंगे, चार्ज करने के कितने प्रोसेस हैं, वो सारे प्रोसेस को वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, तो चार्जिंग मेथड ये कहता है कि अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज्ड। कोई भी अनचार्ज किया हुआ बॉडी चार्ज कैसे हो जाएगा, तो ये होगा बाय गेनिंग और लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो दूसरे बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही कोई भी बॉडी चार्ज किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो बाय लॉसिंग और गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग, और इसी प्रोसेस को हम चार्जिंग बोलते हैं। तो वी कैन यूज द फॉलोइंग 3 बेसिक मेथड्स टू चार्ज एन अनचार्ज्ड बॉडी। किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड है, 3 डिफरेंट बेसिक मेथड है, और वो मेथड का नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक है बाय फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यही 3 मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे। तो इसको वन बाय वन सीखते हैं। तो पहले करते हैं काम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन के थ्रू कैसे किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम लोग चार्ज करेंगे। तो पहला मेथड सीखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हमारा फ्रिक्शन मेथड के थ्रू सीखना है चार्जिंग। इसमें होता क्या है, फ्रिक्शन मेथड में क्या किया जाता है, तो फ्रिक्शन मेथड में 2 ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन घर्षण, घर्षण कब आएगा, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाएंगे और दोनों के बीच एक रिलेटिव मोशन करेंगे। जैसे ए कोई अकेला ऑब्जेक्ट है, तो ये अकेला ऑब्जेक्ट अपने आप में कोई घर्षण डेवलप नहीं कर सकता है, बशर्ते कि जब तक इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं लाया जाए। तो जब इसको हम इसके साथ कांटेक्ट में, अपने हाथ के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो भी घर्षण नहीं होगा। लेकिन घर्षण डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पर एक रिलेटिव मोशन देना पड़ेगा। मीन्स घर्षण डेवलप करने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन करेगी, तो उसके बीच एक घर्षण डेवलप होगा जिसको हम फ्रिक्शन कहेंगे। और उस फ्रिक्शन के कारण उस कांटेक्ट सरफेस के बीच एक हीट एनर्जी डेवलप होती है, और उसी हीट एनर्जी के कारण उस ऑब्जेक्ट के एटम का इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाता है, और जिस एटम का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकलेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, और जो उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जो लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन कर लेगा वो नेगेटिव चार्ज। तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि जब हम इस पेन को अपने हाथ से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, पेन लॉस करेगा कि हाथ लॉस करेगा। लॉस तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही करना है, क्योंकि चार्ज होता है सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस पेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगी कि हमारे हाथ से होगी, ये कैसे पता चलेगा। तब वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वर्क फंक्शन पर। तो एक क्या चीज़ होता है,
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पर एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाया हुआ है। उस सीरीज में बहुत सारे मटेरियल को सजा दिया गया है टॉप टू बॉटम तक। अब उससे हम पता लगा लेंगे कि किस मटेरियल को किस मटेरियल से रब करेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अब ये सारे डिस्कशन आगे करेंगे। तो हमारा पहला काम करना है फ्रिक्शनल मेथड पर। तो फ्रिक्शनल मेथड क्या होता है? तो फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। 600 ईसा BC से इसी मेथड पर काम हो रहा है। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। 600 BC में पहले बार इसी मेथड से बॉडी को चार्ज किया गया था। वहाँ पर एम्बर को जब कॉटन से रब करते थे तो वहाँ पर एक चार्ज डेवलप होता था घर्षण के कारण, इसलिए सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इस मेथड में क्या होना चाहिए? तो इस मेथड में दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए घर्षण में, और दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना होगा और कांटेक्ट में लाने के बाद एक रिलेटिव मोशन देना होगा, और जब रिलेटिव मोशन देंगे तब वहाँ पर एक फ्रिक्शन डेवलप होगी। तो इसका है द ओल्डेस्ट नोन मेथड ऑफ चार्जिंग is the charging by friction. Friction comes in play when two objects in contact are moved across each other. दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आएगा और दोनों एक दूसरे पर मूव करेगा तब फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आएगी। When two objects are rubbed against each other, the electron from one object get transfer from one object to another object. जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र होगा। द रबिंग ऑफ टू सरफेस इन्वॉल्व फ्रिक्शन। रबिंग में क्या इन्वॉल्व होगी? फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी। Thus the transfer of electrons between the two objects take place due to the friction. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हुआ वो ड्यू टू द फ्रिक्शन ट्रांसफ़र हुआ। The object that loss electrons gain a positive charge. जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और उसको कहेंगे बिकमिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसको हम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट या पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा उस पर एक्सेस निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहेंगे। तो यहाँ है द ऑब्जेक्ट दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन गेट्स निगेटिव चार्ज बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज्ड, उसको हम निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी या निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। द चार्ज लॉस्ट बाई द पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चार्ज गेन बाई द निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कोई ऑब्जेक्ट उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो गेन करेगा उतना ही उस पर निगेटिव चार्ज होगा। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम होगा। मीन्स जब इसको अपने हाथ से रब करेंगे तो अगर हमारा हाथ अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और हमारे हाथ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पर जितना निगेटिव चार्ज आएगा, मान लेते हैं कि इस पर आया -2 कूलम चार्ज, तो हमारे हाथ पर आ जाएगा +2 कूलम चार्ज। मीन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगी और नेचर अपोजिट रहेगा। इन अदर वर्ड्स द चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, जो कि हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाले प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मीन्स चार्ज न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है।
thus the object become charged. The charge gained by the object is called frictional charge, and this method of charging is also called electrification by friction. मीन्स घर्षण के बाद जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बाय फ्रिक्शन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है क्या? तो एग्जाम्पल है when a glass rod is rubbed with a silk cloth, the glass rod loses electrons and becomes positively charged, and silk cloth gain electrons becomes negatively charged. मीन्स एक ग्लास का रड है, ये हमारा ग्लास रड है, और इसको अगर कोई क्लॉथ से, कॉटन से रब करते हैं तो रब करने के बाद क्या हो जाता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ग्लास बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और हमारा ये सिल्क या कॉटन जो है ये निगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब है कि ग्लास हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और क्लॉथ हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब ये कैसे होता है, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले। तो इसको समझने के लिए एक कंसेप्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये कोई रड है और ये हमारा कोई क्लॉथ है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली का फर है, ये वुडन है। तो बिल्ली ये अपना फेस को रब कर रहा है वुडन के साथ, तो यहाँ भी रबिंग हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और ये मान लेते हैं ये हमारा बैलून है और ये एक रड है, किसी चीज़ का मान लेते हैं प्लास्टिक का रड है या किसी एवोनाइट का रड है। अभी हम मान लेते हैं कि ये कोई कॉटन का रड है। तो इसको हम प्लास्टिक से रब कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ए रड हमारा इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और ए इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ए गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के पीछे क्या थ्योरी है? तो हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज़ एटम से बना हुआ है। तो एटम के अंदर क्या, एक न्यूक्लियस और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो ये हम अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डील करते हैं। तो ये हमारा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे इजी वे में ट्रांसफ़र होता है बाहर वाले। तो मान लेते हैं कि ये हमारा बिल्ली के फर है, ये बिल्ली है, इसका फर का एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और ये है वुडन, ये लकड़ी है, उसका भी कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हम वुडन वाले को ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये वुडन वाला है, ये वुड है और ये फर है। तो जब ये फर वुड के साथ जब रब होगी तो रब होने पर क्या होगा कि वहाँ पर हीट एनर्जी डेवलप होता है। अब हीट एनर्जी डेवलप होने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को लेकर इस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को बांध कर करके न्यूक्लियस रखे हुए हैं, और जितना एनर्जी से न्यूक्लियस बांध करके इस इलेक्ट्रॉन को रखे हुए है उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ एन एटम, वर्क फंक्शन ऑफ एन एटम। उसी तरह से ये लकड़ी का जो एटम है इसके भी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखा हुआ होगा
अब इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो मान लेते हैं कि इसका न्यूक्लियस, फर का न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने में 8 जूल एनर्जी खर्चा किए हुए है, और ये लकड़ी का जो न्यूक्लियस है, ये वुड का जो न्यूक्लियस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखने में 10 जूल एनर्जी खर्चा किए हुए है। तो जब दोनों का रबिंग होगा तो वहाँ पर हीट एनर्जी डेवलप होगा, और हीट एनर्जी डेवलप जैसे होगा तो जिस समय हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी का अमाउंट 8 जूल के बराबर पहुँचेगा, उसी समय इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। क्योंकि पहले 8 जूल हीट एनर्जी होगा, उसके बाद बढ़ेगा तब 10 जूल। तो जैसे ही 8 जूल पहुँचेगा उसी समय ये फर का, बिल्ली के फर का इलेक्ट्रॉन फट निकल करके इसके पास ट्रांसफ़र होने लगेगा वुड पर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखने का जो इस एटम का एनर्जी खर्चा है वो 10 जूल है, और इसका 8 जूल है। इसका मतलब ए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली बांधे हुए है ए न्यूक्लियस, और ए न्यूक्लियस एक कम एनर्जी से बांधे हुए है। मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन की, इस न्यूक्लियस का ए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, मीन्स इसको बांध करके रखे हुए ज़्यादा स्ट्रांगली, मीन्स इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, ये अपने इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा चाहत रखे हुए है इसके कंपैरिजन में। तो इसका इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा है कंपैरिजन टू इसके इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी से, मीन्स इसका वर्क फंक्शन कम है और इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन को छुड़ाना आसान है इसके कंपैरिजन में। तो इसी बेसिस पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पर जब फर और वुड के बीच रबिंग होगा तब फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी जो एटम की वर्क फंक्शन है वो कम है कंपैरिजन टू वुड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस पर ट्रांसफ़र होगा वुड पर। तब फर से निकल करके वुड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वुड हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और बिल्ली हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। उसी टाइप से मान लेते हैं ये हमारा ग्लास रड है और ये हमारा कोई कॉटन है। तो कॉटन को जब ग्लास रड पर रब करेंगे तो रब करने पर ग्लास की जो इलेक्ट्रॉन की वर्क फंक्शन है वो कम होता है कॉटन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा कॉटन पर। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। और ये सारा हम डिसाइड करते हैं वर्क फंक्शन पर। वर्क फंक्शन हम केमिस्ट्री के कंसेप्ट पर नहीं डील करते हैं, इसको वर्क फंक्शन पर डिसाइड करेंगे। और वर्क फंक्शन होता क्या है? तो वर्क फंक्शन है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिनिमम जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। और जिस एटम का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, वही लॉस करेगा जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। तो ये डिसाइड हम लोग इसी बेसिस पर करते हैं। तो एक केमिस्ट्री का कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, रेफर टू द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स अदर एलिमेंट्स। मीन्स अगर कोई मान लेते हैं सोडियम और क्लोराइड का बॉन्ड बनता है तो दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो इसमें क्या होता है कि एक क्लोरीन का टेंडेंसी होता है ये इलेक्ट्रॉन को अपने ओर ज़्यादा खींचता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है। तो जिसकी झुकाव, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा हो, चाहत ज़्यादा हो,
तो उस चाहत को ही बोलते हैं निगेटिविटी। और कौन सी निगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसकी चाहत ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचता है। तो जिसका झुकाव जिसके पास ज़्यादा है, और उसी से फिर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? तो रेफर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is liberated whenever a molecules or a neutral atom tends to acquire an electron from the other elements। मीन्स अगर कोई A ऑब्जेक्ट है और कोई B ऑब्जेक्ट है, A हमारा A ऑब्जेक्ट है और A हमारा B ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को जब रब करेंगे तो मान लेते हैं कि A इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस कर दिया, तो लॉस कर दिया तो A पॉजिटिवली चार्ज। अब A वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि नहीं? तो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एबिलिटी होगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गेन करने की चाहत। तो गेन करने की चाहत में क्या होता है कि जो मटेरियल, जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज़्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स अगर इसका एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इसके पास गेन करने का ऑप्शन है, तो ये गेन कब करेगा? जब इसको इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा नहीं, एफिनिटी ज़्यादा। तो दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको मोबाइल लेने का टेंडेंसी है। मान लेते हैं कि 1.5 लाख का मोबाइल हमको लेना है। तो इतना कॉस्टली मोबाइल लेने का चाहत सबका होता है, हर एक का झुकाव होता है कि ये मोबाइल हम खरीद लें, एप्पल का मोबाइल खरीद लें। तो इस मोबाइल को खरीदने का जो चाहत है, उस चाहत को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये सिर्फ चाहने से नहीं खरीदा जाएगा। मान लो ये बंदा ए है और ये बंदा बी है, दोनों को चाहत है कि हम इसको खरीद लें। ये भी चाह रहा है कि खरीद ले, ये भी चाह रहा है कि खरीद ले, दोनों का चाहत है खरीदने का। तब वो जो चाहत है उसको एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। तो एफिनिटी किसको बोलेंगे? तो इसको खरीदने के लिए इसको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। अब वो जो एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, वो एनर्जी पेड करना पड़ेगा 1.5 लाख। तो ये जो एनर्जी अगर ए पेड करेगा तो ए मोबाइल इसके पास, और अगर ए पेड करेगा तो ए मोबाइल इसके पास। तो ये जो एफिनिटी हुआ इसको, तो एफिनिटी का मतलब जिसके पास मोबाइल चला गया। तो मोबाइल जब चला गया तो कब जाएगा? जब अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा, परचेज करने में इतना पैसा पेड करेगा तब जाएगा। तो उसी तरह से अगर एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ दो दो एटम बैठा हुआ है ए और बी, तो ए इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा? ए एक्सेप्ट करेगा कि बी एक्सेप्ट करेगा? तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में जिसका एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। मीन्स ए इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास जाएगा जो एनर्जी को ज़्यादा रिलीज करेगा, और जितना ज़्यादा रिलीज करेगा उसकी एफिनिटी उतना ही ज़्यादा होती है। मीन्स जिसके पास परचेजिंग पावर जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगा, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उतना ही हाई क्वालिटी का मोबाइल परचेज कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब एनर्जी को इनपुट कर करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना, और निगेटिविटी का मतलब चाहत रखना।
सबको चाहत है कि हम आईआईटी में चल जाए, सबको चाहत है कि हम नीट में चले जाएं, लेकिन चाहत हुआ वो हो गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब पहुँचने के लिए एनर्जी लॉस करना पड़ेगा। एनर्जी कैसे लॉस करेंगे? जिम कर कर के। तो जिम कर कर के एनर्जी लॉस नहीं करना है, एनर्जी दौड़ करके भी लॉस नहीं करना है, एनर्जी लॉस करना है दिन रात एक करके पढ़ने से। पढ़ करके जब एनर्जी लॉस करेंगे तब जा कर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब तब जा कर के आईआईटी या नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में लगता है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। तो जब हम रब करते हैं तो रबिंग करने में घर्षण के कारण हीट एनर्जी डेवलप होती है और उस हीट एनर्जी से आउटर ऑर्बिट का जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है वो लॉस करेगा। कौन लॉस करेगा? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो एक्सेप्ट करेगा। अब वर्क फंक्शन किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा? तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उसका वर्क फंक्शन भी कम होगा। तो इस बेसिस पर, इस ग्राउंड पर हम लोग एक सीरीज बनाते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। और उस सीरीज को हम टॉप टू बॉटम इस तरह से एक पैटर्न में सजा देते हैं जिससे कि हमको पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट से रब करेंगे तो किस पर निगेटिव चार्ज आएगा और किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये हमारा कॉटन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, वर्क फंक्शन ज़्यादा है इस रड के कंपैरिजन में। तो रड अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यहाँ बिल्ली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो ये हम देखते हैं जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टॉप टू बॉटम आने से साइज बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट जाने से साइज घटता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक ही रो में ये लिथियम के से इस रो में जाते हैं तो एटम के साइज छोटा होते जा रहा है। और एटम के साइज छोटा होने का मतलब होता है कि सब का ऑर्बिट नज़दीक जा रहा है, और एटम का साइज बड़ा होने का मतलब होगा कि सब का ऑर्बिट दूर दूर जा रहा है। तो यहाँ लिथियम के लिए अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ए न्यूक्लियस और ए में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ए यहाँ वाला 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ए लिथियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसी के रो में अगर यहाँ पर बनाते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का बनाएंगे तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस, तो इस पर 2, 1 ऑर्बिट और उसके बाद 7, पहला ऑर्बिट में 2 और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही प्रोटॉन है, लेकिन इसका रेडियस, और यहाँ पर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है तो इसका रेडियस इसका ज़्यादा क्लोज है और इसका ज़्यादा दूर है। तो ज़्यादा दूर होने के इस पर चार्ज भी 3 प्रोटॉन के बराबर है और इसके न्यूक्लियस में चार्ज 9 प्रोटॉन के बराबर है। तो यहाँ न्यूक्लियस में चार्ज भी ज़्यादा है और सेपरेशन इलेक्ट्रॉन के पास कम है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाने का टेंडेंसी होगा इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो चार्ज होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा।
दूसरा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन एटम। तो यहाँ लिथियम का साइज बड़ा हो रहा है, यहाँ पर ऐसे भी बनाया हुआ बड़ा साइज है और ए साइज बहुत छोटा है, और छोटा साइज में भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो ए अपने इलेक्ट्रॉन को हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच करके रखेगा, मीन्स इस पर ज़्यादा एनर्जी खर्च करके रखेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू लिथियम। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में। इसलिए लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम में साइज बहुत बड़ा होने लगता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो इसी कारण जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर देता है, और किसी को इलेक्ट्रॉन को लॉस कराने के लिए हाई एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, बेरिलियम का 1.5 है, बोरॉन का 2 है, कार्बन का 2.5 है, नाइट्रोजन का 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, फ्लोरीन का 4 है। मीन्स लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू लिथियम। लिथियम से सबसे आसान तरीक़ा से निकल सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो यहाँ 1 से आ गया 0.9, मीन्स ऊपर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो इसी ग्राउंड पर हम लोग फ्रिक्शन मेथड को एक्सप्लेन करते हैं, इसी ग्राउंड पर फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग को समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पास डिफरेंट टाइप का मटेरियल मिलेगा क्वेश्चन में, जिसमें मोस्ट कॉमन जो मटेरियल जो यूज होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जब हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग से बनाएंगे, तो जो मोस्ट कॉमन मटेरियल जो हमको क्वेश्चन में मिलेगा वो सारा मटेरियल का पिक्चर यहाँ बना दिए है। तो ये हमारा स्टाइरोफोम है, ये प्लास्टिक में आता है, ये प्लास्टिक के ग्रुप में आता है। स्टाइरोफोम है प्लास्टिक, इसका कप वगैरह बनाते हैं, तो ये प्लास्टिक रीजन्स में आता है। ये हमारा एवोनाइट एक रड बनाते हैं, ये बनता है किस चीज़ का, तो ये हमारा बनता है रबर का, ये रबर का होता है। ये हमारा एम्बर है, तो एम्बर क्या होता है, तो एम्बर एक गोंद होता है। किस चीज़ का गोंद होता है, तो पेड़ से निकला हुआ गोंद होता है। पेड़ से किसी भी पौधा से छोटा छोटा रसीला, एकदम थिन पतला रसीला टाइप का जो लिक्विड निकलता है और वो फिर जम जाता है। तो एक स्पेशल टाइप का पौधा है जिससे इस तरह का चमकीला गोंद निकलता है, वो जम करके स्टोन की तरह से बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एम्बर। और इसको पहले के ज़माना में इसको ज्वेलरी बनाने में, अंगूठी बनाने में ये सब यूज होता है। तो ये एम्बर है, ये फर है, जैसे बिल्ली का फर है, रैट का फर है, ये सब फर है। ये हमारा पोलोथीन जिसमें डेली सामान लाते हैं, ये भी प्लास्टिक में आता है। उसके बाद पर्सपेक्स एक ब्रांड का नाम है, ये भी प्लास्टिक का ही मटेरियल होता है। उसके बाद एक सिल्की क्लॉथ है, एक पीवीसी पाइप है, ये भी प्लास्टिक में आता है। ये सिल्क है, ये सिल्क क्लॉथ है। ये सारे मटेरियल को हम रब करने में यूज करते हैं और उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वर्क फंक्शन के बेसिस पर ऐसे अरेंज कर देते हैं, और इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब इसमें क्या होता है, ये हम यहाँ पर एक एरो लगा दिए हैं, मीन्स नीचे से ऊपर जाएंगे
तब ऊपर वाला बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज होने का ऑर्डर ऊपर बढ़ने पर बढ़ेगा और निगेटिव चार्ज होने का टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कंसेप्ट है वो घटते जा रहा है। मीन्स वर्क फंक्शन ऊपर वाले को कम होगा, नीचे वाला का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो ये सबसे कम किसका है? ह्यूमन बॉडी का। ये सबसे कम है ये ह्यूमन बॉडी का, मीन्स हमारा। और ये हमारा पेन है प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक रीजन्स में आ गया यहाँ। तो प्लास्टिक नीचे है और ह्यूमन बॉडी ऊपर है। मीन्स ऊपर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, वर्क फंक्शन सब कम होगा और नीचे वाला का सबसे ज़्यादा होगा। मीन्स इसका प्लास्टिक का ज़्यादा है, हमारा हाथ का कम है। अब इस दोनों को जब रब करेंगे तो रब करने पर क्या होगा? हमारे हाथ का वर्क फंक्शन कम होने के कारण, हीट एनर्जी के कारण यहाँ से हमारे हाथ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पेन पर चला जाएगा। तो हमारा हाथ होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड और पेन हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। उसी तरह से यहाँ से अगर ये हमारा स्टाइरोफोम है और इसको अगर हम ग्लास से रब कर दें तो स्टाइरोफोम होता है प्लास्टिक रीजन में, तो इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है। तो ग्लास से जब रब करेंगे तो ग्लास पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और इस पर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ये हमारा सिल्क है, ये हेयर है और ये कॉटन है। तो कॉटन में नहाने के बाद जब हम अपने तौलिया से अगर सर के बाल को ऐसे पोंछते हैं, रब करते हैं, तब कॉटन हो गया हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव और हेयर हो गया लो इलेक्ट्रोनिगेटिव। मीन्स हमारे बाल का जो एटम का जो वर्क फंक्शन है वो कॉटन से कम है। तो जब इसको रब करेंगे तो हमारा हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल करके चला जाएगा कॉटन पर, तौलिया पर चला जाएगा। तो हमारा तौलिया हो जाएगा निगेटिव चार्ज और हमारा हेयर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इस प्लास्टिक को भी अगर हेयर से रब करें तो हेयर ऊपर है, प्लास्टिक नीचे है। तो प्लास्टिक नीचे होने के कारण ये प्लास्टिक को जब अपने बाल से रब करेंगे तो फिर हमारा बाल का इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, बाल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये पेन हो जाएगा निगेटिव चार्ज। इसमें सबसे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव जो मटेरियल है वो है एवोनाइट। इसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन है। मीन्स ये रबर का बना होता है और ये रबर से इसको अगर इससे रब कर देंगे, ये रबर को अगर स्टाइरोफोम से रब कर देंगे तो ये दोनों में जब रबिंग करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रो एफिनिटी वाला है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मटेरियल है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये छीन लेगा, तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको एम्बर से रब कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अगर इसको पोलोथीन से रब कर देंगे तो पोलोथीन का भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और पोलोथीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको सिल्क से अगर पोलोथीन का रब करेंगे तो सिल्क और पोलोथीन में जब रब करेंगे तो यहाँ सिल्क के ऑर्डर देख लेंगे तो सिल्क में, यहाँ सिल्क नहीं है, फर है, फर ऊपर है ह्यूमन बॉडी के जस्ट नीचे। तो फर ऊपर है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और रब कर रहे हैं सिल्क से तो सिल्क नीचे है, इसका मतलब सिल्क इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों को जब रब करेंगे, अभी सिल्क और पोलोथीन के कर रहे तो पोलोथीन नीचे आया है तो पोलोथीन निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तब ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों में रब करेंगे तो ये सिल्क नीचे है, अब फर ऊपर है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो सिल्क निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी बेसिस पर, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बेसिस पर हम लोग
डिसाइड कर लेते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट से रब करेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ नेचर अपोजिट होगा। मीन्स अगर यहाँ पर मान लेते हैं ए हमारा कोई बॉडी ए है और इसको हम एक क्लॉथ है, इस क्लॉथ से कपड़ा से रब करते हैं। ए हमारा क्लॉथ है और ए है ग्लास। तो जब ये दोनों को रब करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में देखें क्लॉथ नीचे है, ग्लास ऊपर है, तो ए ग्लास क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज और इस पर एक निगेटिव चार्ज, तो इस पर जो चार्ज हो जाएगा निगेटिव में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर चार्ज हो जाएगा Q = +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब जितना चार्ज B पर है उतना ही चार्ज A पर है, सिर्फ नेचर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है। मीन्स फ्रिक्शन मेथड के लिए दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों में घर्षण होना चाहिए, घर्षण के बाद एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो निगेटिव चार्ज होगा। कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा ये डिसाइड करेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, ये जो नीचे वाला है पोर्शन, ये जो नीचे वाला पोर्शन हमारा है ये सब रबर से रिलेटेड है, प्लास्टिक से रिलेटेड है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, पीवीसी ये सारा प्लास्टिक का मटेरियल है। सबसे नीचे रबर वाला है एबोनाइट रड, इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। बीच में आता है पेड़ पौधा से रिलेटेड मटेरियल, जैसे पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर, ये सब पेड़ पौधा से रिलेटेड है। और इसके ऊपर आता है लिविंग बींग से रिलेटेड, जैसे ऊल, भेड़ के ऊल से बनता है, हेयर, ह्यूमन हेयर, सिल्क, उसके बाद ग्लास, फर, ये सब का ऑर्डर है। सबसे ऊपर हमारा ह्यूमन बॉडी है। मीन्स इस तरह से कुछ ट्रिक अप्लाई कर करके कि नीचे सबसे नीचे प्लास्टिक और रबर है, बीच में रिलेट कर करके है कुछ लकड़ी से रिलेटेड है, और इसके ऊपर वाला ये सब कुछ ऑर्डर में प्रैक्टिस से याद हो जाता है कि किसको किससे रब करेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और कॉमन यही मटेरियल है जिससे रिलेट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेवलप होता है। अब इस रबिंग प्रोसेस में हम लोग देख लेते हैं कि किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रबिंग प्रोसेस में। इसके से रिलेटेड कुछ एनिमेशन देखते हैं फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग में। अब एक ग्लास रड है और ये हमारा क्लॉथ है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि क्लॉथ जो है, क्लॉथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में नीचे है, ग्लास ऊपर है। तो ग्लास ऊपर है, क्लॉथ नीचे है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है, इसका वर्क फंक्शन कम है। ग्लास अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्लॉथ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्लॉथ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ग्लास पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ए ग्लास का रड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और वहाँ पर क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो गया।
अब उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से चलते हैं। यहाँ से रब कर रहे हैं तो ग्लास अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ए इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर दिया, तो ये लॉस कर दिया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो गेन करेगा वो क्लॉथ गेन करेगा, तो क्लॉथ के एटम के पास से पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, तो गेन कर लिया तो ये हो गया निगेटिवली चार्ज। तो जो गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई, जो लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो। तो यहाँ पर एक उसी तरह से एक और रबिंग हो रहा है। यहाँ पर किसके किसके पीछे रबिंग हो रहा है, तो ये हमारा है ये हमारा एबोनाइट रड है, रबर वाला है एबोनाइट रड, और ये हमारा फर है, बिल्ली का फर। तो एबोनाइट रड तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में देखें सबसे नीचे है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है। मीन्स जब इससे रब करेंगे तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके सारे इलेक्ट्रॉन को ये ऑब्जर्व कर लेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका ज़्यादा होता है, तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ए निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दोनों पर अमाउंट ऑफ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, नेचर सिर्फ अपोजिट रहेगा। जिस मेथड से इस पर चार्ज डेवलप हुआ उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल मेथड या इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसको रबिंग कर करके चार्ज डेवलप कर देते हैं, तो इस पर निगेटिव आ गया, और इतना ही अमाउंट इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ए निगेटिव चार्ज और ए पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये हमारा है स्वेटर है, उलेन का है, तो ये स्वेटर हमारा उलेन हो गया, और ये बैलून है, ये रबर का है या प्लास्टिक का मान लो, ये हमारा ऊल है और ये हमारा प्लास्टिक है। तो अगर इसको हम इससे रब करेंगे, बैलून से हम इसको रब करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में देखे हैं कि प्लास्टिक वाला नीचे है, ये उलेन लकड़ी वाला, तो लकड़ी से रिलेटेड उलेन कपड़ा उपड़ा से जो बनता है, लकड़ी से पौधा से, वो सब बीच में था। इसका मतलब है कि ये बीच वाला पोर्शन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो जब इस पर रब करेंगे तो ये सब क्या है, तो ये सब एटम को शो किया हुआ है, एटम का ये सब स्ट्रक्चर बाहर निकाले हुए हैं। तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसको से जब रब करेंगे तो इसका सारा इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होने लगेगा, इसका सारा इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर चला आएगा तो ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज्ड। मीन्स हमारा बैलून निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये हमारा ऊल का जो स्वेटर है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका भी एनिमेशन देख लेते हैं। अब ये दोनों का रबिंग हो रहा है, रबिंग होने पर ये बैलून इसका सारा इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम था, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इसी टाइप से अब ये हमारा एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक बना हुआ किस चीज़ से है, एटम से। इसको थोड़ा और बैक कर लेते हैं। ये हमारा कोई मटेरियल है, अब ये वुडन भी हो सकता है। अब हम जानते हैं कि दुनिया के सारे चीज़ बना है किस चीज़ से, एटम से बना है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें चार्ज पार्ट के लिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो इस एटम के अंदर जब इसको झांकेंगे तो इस मटेरियल के अंदर झांकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एटम मिलेगा, और एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, तीसरा कोई चीज़ नहीं मिलेगा। अब इसको जब किसी दूसरे मटेरियल से रब करेंगे, जैसे यहाँ से इससे हम एटम निकाल लिया, तो ये सब इस तरह से एटम है, और ये न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है।
मीन्स पूरा का पूरा जो मैटर है वो इसी एटम से बना हुआ है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, इसके अंदर का प्रोटॉन निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इसके अंदर चार्ज पार्टिकल में प्रोटॉन भी होगा और एक न्यूट्रॉन भी होगा। तो अगर चाहे तो इसको बाहर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी लिख सकते हैं। इस न्यूक्लियस से बाहर प्रोटॉन को निकाल कर लिख सकते हैं और न्यूट्रॉन को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें चार्ज पार्टिकल सिर्फ दो ही हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इस पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये सब ऑलरेडी पहले हम लोग कर चुके हैं। इस पर निगेटिव चार्ज में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही इस पर पॉजिटिव, और ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए चार्जिंग ऑफ मेथड में इसका कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना इसके सेंटर में प्रोटॉन होता है उतना ही चारों ओर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए नेट चार्ज 0। अब इस पर नेट चार्ज 0 है और इसी से इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरे पर हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें करते क्या है, रब करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होने लगा, ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस में ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। हीट एनर्जी डेवलप होता है रबिंग के प्रोसेस में, और उस प्रोसेस से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहा है। अब बाहर निकालने के कारण ए निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लिया और ए निगेटिव चार्ज लॉस कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। इसी मेथड को हम बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। तो फ्रिक्शन में होता क्या है, तो सिर्फ रबिंग होता है, मीन्स एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं। यहाँ रबिंग चल रहा है, तो यहाँ दो बॉडी एक दूसरे के साथ रब कर रहा है। रबिंग प्रोसेस में हीट एनर्जी डेवलप होता है, हीट एनर्जी के प्रोसेस में इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जो गेन कर लेता है उसको बोलते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले मटेरियल, जो लॉस करता है उसको बोलते हैं लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले मटेरियल। तो रबिंग के प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल मेथड। तो ये सारे मटेरियल को हम लोग अब समझ गए कि किसको किससे रब करेंगे तो किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नीचे वाले प्लास्टिक और रबर होता है, बीच वाला में लकड़ी से रिलेटेड, कॉटन वुटन सब लकड़ी से बनता है, तो ये सब लकड़ी से रिलेटेड मटेरियल है। कॉटन और वुड के बीच में कोई मेटल का भी रख सकते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब वगैरह। तो ये सब इसी के ऑर्डर से हम पता लगा लेंगे कि किसको किससे रब करने पर कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन निगेटिव चार्ज होगा। इस पर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे पहला है, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज भी लिख दी है जिससे कि समझने में आसान होगा। इफ़ ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क, तो एक ग्लास रड और एक सिल्क है, दोनों में रबिंग चल रहा है। तो इस सीरीज में देखेंगे तो ग्लास रड ऊपर है और सिल्क नीचे है। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे से ऊपर वाले में पॉजिटिव टेंडेंसी बढ़ता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ता है। तो ये ऊपर में है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मीन्स ग्लास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर कह रहा है सिल्क क्लॉथ एंड इनफ्लेटेड बैलून, एक बैलून है, इनफ्लेटेड मीन्स प्लास्टिक का बैलून है, इज रब्ड विथ वूलन क्लॉथ। तो ये प्लास्टिक वाला में हमारा रीजन में आ गया बैलून, और वूलन क्लॉथ कहाँ है,
तो उलेन का मतलब ऊपर ही होगा, फर वगैरह से रिलेटेड उलेन का मतलब इसी समय में होगा। यहाँ ये उल है, उलेन यहाँ है, तो यहाँ हो गया बैलून और यहाँ हो गया उल। तो ये उल और बैलून, बैलून नीचे है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो कह रहा विच ऑफ द टू विथ एक्वायर निगेटिव चार्ज, तो ये दोनों में कौन निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो निगेटिव चार्ज एक्वायर किया एस और बी, मीन्स बैलून और यहाँ एस है क्या सिल्क। तो सिल्क और बैलून निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और ग्लास और उल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिल्क और बैलून, ये वाला है सिल्क क्लॉथ एंड बैलून, ये दोनों निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, वेन एबोनाइट रड, एबोनाइट मीन्स रबर समझ लेना है, इज रब्ड विथ फर। तो एबोनाइट रड सबसे नीचे है और ये हमारा फर है, तो इसका मतलब फर सबसे ऊपर है, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज होगा। तो फ्रॉम विच वन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, तो दोनों को जब रब करेंगे, एबोनाइट रड को जब फर से रब करेंगे तो किससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फर से होगा, किस पर होगा, एबोनाइट रड पर। अगला क्वेश्चन, वेन एम्बर, एम्बर मीन्स पेड़ का निकला हुआ गोंद, वेन एम्बर इज रब्ड विथ कॉटन, कॉटन हमारा यहाँ पर है और एम्बर हमारा यहाँ पर है। तो एम्बर नीचे है, कॉटन ऊपर है, तो नीचे है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। किससे खींच लेगा, कॉटन से खींच लेगा। तो कॉटन पर पॉजिटिव चार्ज और एम्बर पर नेगेटिव चार्ज। तो कह रहा है विच ऑब्जेक्ट विल हैव निगेटिव चार्ज, तो किसके पास निगेटिव चार्ज आएगा, तो एम्बर के पास निगेटिव चार्ज आएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे है, विच ऑब्जेक्ट गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हेन स्टाइरोफोम इज रब्ड विथ पेपर। स्टाइरोफोम हम लोग जानते हैं प्लास्टिक वाला में आता है और पेपर यहाँ पर है। तो पेपर ऊपर है स्टाइरोफोम, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज, तो पेपर पॉजिटिवली चार्ज होगा और स्टाइरोफोम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। स्टाइरोफोम प्लास्टिक मटेरियल होता है, इसलिए उसको प्लास्टिक सीरीज में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन मेथड से जो चार्ज डेवलप करते हैं वो स्टैटिक नेचर का होता है कि डायनेमिक्स। तो जब हम इसको रब कर देंगे तो चार्ज इसमें रेस्ट पर रहता है, इसके आउटर सरफेस पर टोटल का टोटल चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहता है, स्टैटिक कंडीशन में रहता है। इसलिए फ्रिक्शनल मेथड जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज स्टेशनरी होगा, रेस्ट में होगा, उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये फ्रिक्शन के कारण डेवलप होगा। यही क्वेश्चन फिर है, व्हाट इज़ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो जहाँ पर चार्ज रेस्ट में रहता है तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दैट डज नॉट फ्लो, ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो ना करे उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसके बाद है, व्हाट काउज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू बिल्ड अप ऑन ऑब्जेक्ट,
मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट पर बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे इस पर हमको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, तो अभी सीखे हैं रबिंग करना है तो रब कर देंगे। रब करने पर हमारे इलेक्ट्रॉन, हाथ का इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो रब करना है तो रब का मतलब फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द सडन डिस्चार्ज ऑफ बिल्डअप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर निगेटिव चार्ज है, उसको डिस्चार्ज करना है तो दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों एक डिस्चार्ज होगा, तो वहाँ से स्पार्किंग एनर्जी डेवलप होता है। तो पूछता है कि इसमें क्या डेवलप होगा, तो स्पार्क डेवलप होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एवरीडे लाइफ। एक है लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब जो थंडरिंग होता है। दूसरा है करंट, तीसरा है ऑपरेटिंग बैटरी पावर्ड डिवाइस, और चौथा है गेटिंग द शॉक आफ्टर वॉकिंग ऑन ए कारपेट। हाँ, ये वाला एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। जब हम लोग कारपेट पर चलते हैं तो हमारे शूज और कारपेट में एक घर्षण डेवलप होता है, और घर्षण के कारण हमारे शूज पर या कारपेट पर जो चार्ज डेवलप हो जाता है वो स्टैटिक नेचर का होता है। इसलिए ए बेस्ट एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। लाइटनिंग और थंडरिंग वाला में चार्ज का मोशन हो जाता है, इसलिए वो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग पर। ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन उतना आता नहीं है, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल कर लेने पर, छोटा छोटा कुछ पॉइंट को समझ लेने पर इस पर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, पूरा टॉपिक पर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस ही हमारा रिजल्ट बनाता है। इसलिए टॉपिक टू टॉपिक, हर एक टॉपिक वाइज हम लोग इतना सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते चलेंगे जिससे कि लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने से ही हमारा थ्योरी क्लियर होता है। तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते चलेंगे हमारा थ्योरी डेवलप होते चला जाएगा, मीन्स थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होते चला जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आ जाती है तभी रिजल्ट हो जाता है। तो अब आगे इसी पर कुछ और क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे MCQ ऑन फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग। अभी तो हम लोग फ्रिक्शनल मेथड का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, इससे अब हमको क्लियर हो गया कि किस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट से रब करेंगे तो कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये सारा चीज़ पढ़ चुके। उससे रिलेटेड एनिमेशन भी देख लिए। अब हम इस पर रिलेटेड कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आगे करेंगे, और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक ऑफ चलेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में, कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग और इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। तो पहले फ्रिक्शन क्लियर कर लेंगे, फिर अगला कंडक्शन पर चलेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट में इसका हम सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे।